हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की जो क्लास चला रहे थे, उसकी आज जो क्लास है वो आपका यहां पर सेट नंबर कितना है 16 है। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लासेस करी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखें। और साथ में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी चीज़ें की क्लास मिल रही है। तो पॉलिटी में कल हमने गवर्नर का क्लास लिया था और उसको अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने भी गवर्नर या स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल जिसे बोलते हैं, नहीं देखा है वो देख लें। और उसके बाद मुख्यमंत्री पर वीडियो आएगा पॉलिटी में। ज्योग्राफी में हमने एटमॉस्फेयर शुरू कर दिया और उस पर भी लगातार आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। और आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? पहली बात तो एक बात पता चल गई कि आत्मीय सभा 815 में बनी थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो आंसर है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर एकेश्वरवाद, जिसको हम मोनोथिज्म कहते हैं, इसका प्रचार करने के लिए और सामाजिक धार्मिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए 1815 में कलकत्ता में, कहाँ हुई? कलकत्ता में। कौन सी सभा? आत्मीय सभा। बाई कौन? राजा राम मोहन राय। कब बनी? 1815। और 1828 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो प्लेस हो गया इसका, सभा का नाम किसके द्वारा, कब, और इसका नाम बदलकर किस ईयर में क्या कर दिया गया, ये सब पूरी डिटेल एक प्रश्न में आपको मिल गई। अगला प्रश्न है, पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान यानी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 72 है। क्या है? आर्टिकल 72। अब देखिए 52 में प्रेसिडेंट की पोस्ट है, क्या है? राष्ट्रपति का पद है। 61 में इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग, जिसको हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाते हैं। महाभियोग हो जाएगा यहाँ पर क्लियर। आर्टिकल 123 में जो प्रेसिडेंट होते हैं अध्यादेश देते हैं, यानी जब कोई सदन ना चल रहा हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और 213 के तहत गवर्नर करते हैं। कल वाली क्लास में हमने आपको बताया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ों का फायदा हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्षमादान की बात करी गई थी। तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा करना, प्रलंबन, विराम या परिहार, इस पर भी हमने डिस्कस किया है अपने वीडियो में। तो आप जाकर वो जरूर देखें, पॉलिटी वाला सेगमेंट पूरा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दांडेली पड़ेगा आपका कर्नाटक में। दांडेली जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। और अपनी बायोडाइवर्सिटी, ब्लैक पैंथर और हॉर्नबिल के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लगातार मिलेंगे। अगले प्रश्न को इसको पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर प्रश्न है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की देखिए क्या होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा वेबर होती है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? वेबर होती है। तो देखिए यहाँ पर है, टेस्ला किसकी है? टेस्ला चुंबकीय प्रवाह के घनत्व की है। हेनरी प्रेरत्व का है, ठीक है। फैराडे धारिता के लिए है। तो यहाँ पर जितनी है, धारिता बोलते हैं, कैपेसिटेंस की बात हो रही है, ठीक है। हेनरी इंडक्टेंस बोलते हैं। हेनरी कहाँ गया? प्रेरक मतलब इंडक्टेंस, क्लियर। तो वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो लगातार ऐसे ही आप देखते रहिए। और अगला प्रश्न हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर थी? मैंने इसको पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली किस पर थी? पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर तो थी ही, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज पर, ठीक है, इस पर ज़्यादा था कि भाई हमें इंडस्ट्री लगानी और हैवी इंडस्ट्री लगानी है। पहली वाली किस पर थी? पहली वाली एग्रीकल्चर पे थी, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। जनसंख्या को अपने कंट्रोल में पाकिस्तान से भी कुछ लोग आए थे, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें खेती पे उतना जोर नहीं था, क्योंकि किसान हो या कोई भी हो, सभी लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि भाई भारत को आज़ाद कराना है। तो उस समय वैसे भी एग्रीकल्चर वगैरह कम था और सब अंग्रेजों के कब्जे में था, ठीक है। तो उस समय पहली योजना चली थी कृषि पे, दूसरी थी इंडस्ट्री पे। फिर तीसरे में फिर उसके बाद जब 65 वाला हो जाता है, वॉर पाकिस्तान के साथ होता है, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हॉर्नबिल महोत्सव
किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो यहाँ पर किसका है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड में मनाया जाता है। इसे हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर नागा ट्राइब जो है, कौन सी? नागा ट्राइब। क्लियर? जैसे वहाँ पर मणिपुर में कुकी और मैतई रहती, इन्हीं में तो विवाद चल रहा है, ठीक है। कुकी और मैतई, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मेघालय में मिलेंगे। कहाँ? मेघालय स्टेट में मिलेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें हैं ना यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो हम आपसे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जैसे मीना ट्राइब कहाँ मिलती है? तो मीना ट्राइब मिलती है राजस्थान में। बुक्सा कहाँ मिलती है? बुक्सा यूपी के बिजनौर में मिलती है। कहाँ मिलेगी? बिजनौर में मिलेगी। संथाल ट्राइब कहाँ मिलती है? तो संथाल मिलती है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ठीक। गोंड ट्राइब कहाँ मिलती है? तो गोंड ट्राइब एमपी में मिलती है। क्लियर है? और मैं बता देता हूँ, जैसे थारू कहाँ मिलती है? तो थारू कह सकते हो कि एक तो उत्तराखंड और यूपी के तराई रीजन में जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। फिर भील कहाँ मिलती है? भील राजस्थान में मिलेगी और कुछ हद तक गुजरात में भी मिल जाती है। तो ये जो कुछ ट्राइब्स हैं जिनके बारे में भी हमने आपसे बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछी भी जानी है। तो एक ही वीडियो में देखिए कई सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो देखिए जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं, ठीक, ये जैन धर्म के पहले थे। पार्श्वनाथ इसके 23वें थे। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ की पहाड़ी है। कहाँ मिलेगी? झारखंड में मिलेगी, ठीक। क्यों मैंने इसको बताया? झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार, हालांकि वो बंगाल, उड़ीसा, बिहार और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी फैला है, तो पारसनाथ हाईएस्ट पीक है कहाँ के? छोटा नागपुर प्लेटू की भी। और अंतिम कौन थे? 24वें जो थे महावीर स्वामी थे। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में कौन डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो आपके जेब पर डायरेक्ट भार पड़ता है उसे कहते हैं। जैसे निगम कर, अब आपके एरिया में साफ़ सफाई होती है, जो रोड वगैरह की मेंटेनेंस होती है, उस समय वहाँ पर आपको निगम कर वगैरह साफ़ सफाई के नाम पे पानी का, बिजली का और कह सकते हो कि हाउस टैक्स, ये सब देते हो, दैट इज़ अ निगम कर। फिर आयकर एक प्रत्यक्ष है, यानी ये आपकी इनकम पर लगता है, जो इनकम कमाओगे उस पर आपको देना है, ठीक है। जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये कैसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो ये तीनों कैसे हो गए? इनडायरेक्ट हो गए, जो आप डायरेक्ट नहीं देते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, मान लो आईफोन है, ठीक है। अब आईफोन है, यहाँ पर आया है, ठीक है। और अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का था, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का फ़ोन था, सरकार ने कहा इंडिया में जितना आएगा इस पर हम 10% टैक्स लेंगे। तो अब इंडिया में 1,10,000 का बिक रहा है, और नीचे लिख देते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्लियर? ये पॉइंट है। आप कोई चिप्स वगैरह लेते हो उस पर भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द पिलागरा रोग? तो ये जो डिजीज़ है ये होती है विटामिन B3, यानी जिसको हम नियासिन बोलते हैं। B1 थायमिन है, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इससे पहले स्कर्वी रोग हमने बताया था। विटामिन D से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, यहाँ पर रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। और एक होता है ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। क्या? ऑस्ट्रोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां मुलायम पड़ जाती है, तो बच्चों के पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, खासकर पैर, क्योंकि पूरा वजन पैर पे ही पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, जिससे बच्चे में चलने में उसको डिफेक्ट लगता है। ऑस्ट्रोमलेशिया होता है बड़ों में, यानी जो बच्चे नहीं होते उनसे बड़ों में होता है, बूढ़ों में होगा ऑस्ट्रोमलेशिया। तो ये भी दोनों बीमारी याद रखिएगा। विटामिन सी से कौन सी होगी? स्कर्वी होगी। तो ये पूरा यहाँ पर हमने आपको डिटेल बता दिया है। चलिए आगे अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर पूछा गया है विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले? कौन सा दर्रा श्रीनगर से ले को जोड़ता है? दैट इज द जोजिला पास। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ये जो दर्रा है लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, और रोहतांग भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि पासेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में हम अलग से पासेस ऑफ इंडिया हम करा देंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? दैट वाज 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 यहाँ पर था, ठीक है। और इसको हमने आर्टिकल 300A में रखा है, 300A में रखा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अब
ये जो है मौलिक अधिकार की जगह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट है। अगर आपके पास ज़मीन है, उसके कागज़ हैं, तो वो आपकी रहेगी और उस पर क्या कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कि पैदा हुए तो वो आप ही का मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। अगला है यशोगाथा और विजय के पारंपरिक गीत किस राज्य के लोक संगीत से जुड़े हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। तो पुवाड़ा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक गायन शैली है जो ऐतिहासिक घटनाओं पर वीरता यशोगाथा जिसको बोलते हैं, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर नायकों की प्रशंसा करते हैं। तो देखिए भाई, मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए या उनके कह सकते हो उनकी वीरता के लिए ये गीत गाए जाते हैं और ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। महाराष्ट्र में देखिए गणेश उत्सव भी होता है। क्या होता है? गणेश उत्सव भी होता है। ये भी बहुत प्रमुख त्यौहार है ना। बाल गंगाधर तिलक जी ने इस पे बड़ा प्रयास किया था, गणेश उत्सव मनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तो ये भी हिस्ट्री में आप याद रखिएगा। अगला है बैटल ऑफ खानवा, और ये क्या नाम है, बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए, इससे जो पहले हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था। देखिए मेजर 3 यहाँ पर जो 1526, ठीक है, 1527, 1528 और 1529। ठीक, तो बाबर आया, पान खाया, ठीक है, क्या किया, पान खाया और यहाँ पर घर चला गया। ठीक, बाबर को भगाया भी जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो पानीपत, ठीक है, 1526। फिर उसके बाद 1527 में ये हुआ जो खानवा का युद्ध हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं, और ये हुआ राणा सांगा के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा, ऑप्शन बी। फिर ये 1528 में गग्गर का वार हुआ और 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। तो देखिए पूरी डिटेल हमने आपको बता दी। अब रही बात पानीपत के 3 युद्ध, 1526, 1556 और 1761। तो देखो भाई, 1526 में जो हुआ था, जो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तीसरा अहमद शाह दुर्रानी और लड़ा गया था मराठा के बीच में। तो जो सेकंड नंबर वाले हैं ये सब हारे हैं और पहले वाले क्या रहे हैं? विजेता रहे। दीज आर द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 3 युद्ध मेजर लड़े गए हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। पुराने वीडियो से भी आप देख सकते हो, मैंने कई चीज़ों के युद्ध के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है कि ठोस से सीधे वाष्प में बदलने को क्या बोलते हैं? दैट इज द सब्लिमेशन। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाते हैं। किससे जाते हैं? लिक्विड से गैस में जाते हैं। इसमें क्या होता है? गैस से लिक्विड में आते हैं। डिपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जमाव। तो शब्दों के भी मतलब पता चलने चाहिए। सब्लिमेशन किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस से सीधे गैस में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, ये बात हो रही है किसके बारे में? सब्लिमेशन के बारे में। जैसे कपूर हुआ, कपूर पानी में नहीं बदलता है, कपूर सीधे गैस में जाएगा। ड्राई आइस पानी में नहीं बदलेगी, सीधे वो किस में बदलेगी? गैस में बदलेगी। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। 108 में ज्वाइंट सेशन का है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर करते हैं, और उनकी उपस्थिति में लोकसभा के वाइस स्पीकर यहाँ पर करते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र है 25 वर्ष। लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है, जनता का सदन, लोगों का सदन। ठीक, राज्यसभा जो है वो जो है उसके लिए उम्र है 30। ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा लोअर हाउस है, ये पॉइंट याद रखना। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सी भारतीय नदी जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? देखिए, ये धरती है इक्वेटर, ये हो गया कैंसर और नीचे क्या हो गया? कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, कर्क रेखा को एक नदी काटती है 2 बार, इसको बोलते हैं माही रिवर। इसको इक्वेटर को कौन से काटती है? कॉन्गो रिवर या जायरे रिवर। ठीक, कॉन्गो देश से गुजरती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लास्ट वाली नदी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काट करती है 2 बार। 2 बार का मतलब ऐसे गई और वापस आ गई, उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माही नदी कहाँ? ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है। क्या है? लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है। नर्मदा और तापी किस में बैठती हैं? रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में नदियाँ बहती हैं। गोदावरी को हम ओल्ड गंगा कहते हैं। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ क्या? साउथ इंडिया या सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया
और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट है पूरे इंडिया में आफ्टर गंगा, और दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर पूछा है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो हाई के जो कॉमर हिल्स हैं ये ओन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1911 में आती चालकता की खोज करी थी, और 4.2 के तक ठंडा किया गया, और उसमें विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, अब ये देखिए 1921 में हुआ था, ठीक। इससे पहले चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत के वायसराय रहते हैं। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहते हैं, और 1 ही अगस्त 1920 के दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किसमें लिखी, मतलब ये किस भाषा में लिखती हो, चागती तुर्कई, मतलब तुर्की में लिखी, ठीक है। बाबर ने अपनी कथा जो है तुजुके बाबरी आत्मकथा है, अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी, और इनके शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। तो ये भी पॉइंट आपको पता चल गया कि अनुवाद किसने किया था, ठीक है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में देखिए 7वां है, और वर्ल्ड का जो है 7वां बड़ा देश है, पूरे वर्ल्ड की 2.4% यहाँ पर है। देखिए सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन आता है, अपना इंडिया आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी भाई, इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़े GK बाई ब्रजेश सर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और भाई जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल GK बाई ब्रजेश, ठीक है। तो आपको इसी पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो जिसको हम आपसे लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ा है, जिनको कुछ नहीं आता, उनके लिए तो रामबाण है, साथ में ज्योग्राफी की चल रही है, GK GS की चल रही है, और जो GK GS सभी एग्जाम में काम आना है। अगर मान लीजिए मैंने 7वां देश बताया है, अब वो आप PCS में दो, आर्मी GD में दो, NDA CDS का दो, BO का दीजिए, UP PET में दीजिए, सब जगहों पर ये क्वेश्चंस काम आएंगे। तो ये रही आज की क्लास, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम शेयर करें। मिलते हैं नए